हेलो गाइस, आज हम CUT 2023 अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर आप 2023 के यूजी एडमिशन में मैथमेटिक्स को डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो CUT में, तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको अप्लाइड मैथ्स का एग्ज़ाम देना है या कोर मैथ्स का एग्ज़ाम देना है। तो हम आपको आज की वीडियो में CUT 2023 के अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक्सपेक्टेड सिलेबस बताएंगे। आप कहेंगे सर एक्सपेक्टेड सिलेबस क्यों बताएंगे? बाकी के तमाम यूट्यूबर्स तो हमें पढ़ाना भी स्टार्ट कर चुके हैं और उन्होंने तो 100% सिलेबस भी बता दिया है। गलत बात है, उन्होंने आपको 100% सिलेबस बताया तो है, लेकिन वो 100% करेक्ट है नहीं। आप इस बात को समझने की कोशिश करना। जब आप क्लास 11th में थे तो आप लोगों ने टर्म 1 टर्म 2 करके पढ़ाई करी थी। तो आपके जो सीनियर थे उन्होंने भी टर्म 1 टर्म 2 करके पढ़ाई करी थी और CBSE ने टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस अलग अलग दिया हुआ था। तो CUT 2022 का जो सिलेबस था वो CBSE के सिलेबस टर्म 1 टर्म 2 वाले सिलेबस के हिसाब से बनाया हुआ था। अब आप लोग क्लास 12th में आ गए हैं, आप लोगों का एनुअल मोड है, टर्म 1 टर्म 2 नहीं है। तो आप लोगों के CUT 2023 का जो सिलेबस है वो NTA ने अभी रिलीज नहीं किया है। NTA उसको अभी रिलीज करेगा। तो जब NTA रिलीज करेगा तब 100% सिलेबस आपको देखने को मिलेगा और वो भी 100% करेक्ट सिलेबस देखने को मिलेगा। तो अभी जितने भी आपने सिलेबस के वीडियो देखे हैं वो सभी के सभी मेरे दोस्तों एक्सपेक्टेड सिलेबस के हैं। 100% करेक्ट सिलेबस वो नहीं है, एक्सपेक्टेड सिलेबस है और एक्सपेक्टेड सिलेबस के हिसाब से ही आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये एक्सपेक्टेड वर्ड आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो बारी बारी करके मैं पॉइंट वाइज सारी बातें अपनी क्लियर करता हूं और उसके बाद फिर सिलेबस पे आ जाएंगे। एक्सपेक्टेड सिलेबस CUT 2022 ऑफ अप्लाइड मैथ्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5 से 10% चेंज हो सकता है क्योंकि इस बार CBSE ने कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए थे। टर्म 1 टर्म 2 को एनुअल मोड पर ले जाने के लिए कुछ टॉपिक डिलीट किए गए थे। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ गए हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा से मैं आपको पॉइंट वाइज हर एक बात बताता हूँ। देखो, पॉइंट नंबर 1 तो यही है कि अगर आप मैथ्स सिलेक्ट करोगे, ठीक है, अगर आप मैथ्स को डोमेन सब्जेक्ट रखते हो तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आप कोर मैथ्स एग्जाम दोगे। ठीक है, आप कोर मैथ्स एग्जाम दोगे या फिर आप अप्लाइड मैथ्स एग्जाम दोगे। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा और ये डिपेंड करेगा दो बातों पर। पहली बात कि आपने 12th में क्या पढ़ा, अप्लाइड मैथ्स पढ़ा तो अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम दोगे, कोर मैथ्स पढ़ा तो कोर मैथ्स का एग्जाम दोगे। लेकिन CUT 2023 बाकी बच्चे भी देंगे, ICSE बोर्ड के भी देंगे, तमिलनाडु बोर्ड के भी देंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देंगे। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि उनको एडमिशन कौन से कोर्स में चाहिए। उसके हिसाब से उनको देखना होगा कि भाई ये वाला एग्जाम दिया जाए या ये वाला एग्जाम दिया जाए। ठीक है गाइस, ओके, समझ गए। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बता ही दिया है। CUT 2022 का सिलेबस पिछले साल के सिलेबस के हिसाब से बना था। आप लोगों का सिलेबस जो लेटेस्ट सिलेबस था CBSE का उसके हिसाब से बनेगा। तो अब हम बातें करते हैं सिलेबस के ऊपर। ठीक है, इस वाले सब्जेक्ट का मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूं और इस वाले सब्जेक्ट का सिलेबस हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो चेक करो तो ये वाले सब्जेक्ट का सिलेबस भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ठीक है गाइस, ओके। तो सबसे पहले तो आप ये समझो आपके एग्जाम में कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं और इन 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस करने हैं मेरे दोस्तों? आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। ये जो 50 क्वेश्चन है ना, ये दो सेक्शन में रहेंगे। एक होगा सेक्शन ए, ठीक है, और एक होगा सेक्शन बी। इसी तरह यहाँ पर 40 क्वेश्चन जो हैं इनमें भी यही होगा, एक होगा सेक्शन नंबर ए और एक होगा सेक्शन नंबर बी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर चॉइस कैसे मिलेगी। चॉइस इस तरीके से मिलेगी कि सेक्शन ए के जो 15 क्वेश्चन रहेंगे वो 100% करने ही करने हैं। ठीक है, नो चॉइस। इन 15 क्वेश्चन में कोई भी चॉइस किसी को नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी चॉइस नहीं दी जाएगी। तो 50 में से 15 क्वेश्चन अलग हो गए तो सेक्शन बी के लिए बचे 35 क्वेश्चन। तो इन 35 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चंस का चॉइस दिया जाएगा। ठीक है, आपके पास 10 क्वेश्चंस का चॉइस रहेगा। ओके, यानी कि आपको 35 क्वेश्चन में से कोई भी जो आपको आते हो उनमें से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो।
सर अगर 25 से ज़्यादा करे तो काउंट नहीं होंगे, 25 ही काउंट होंगे, क्योंकि आपको 50 में से टोटल 40 करने हैं। लेकिन वो करने कैसे हैं, वो इस तरीके से करने हैं, सेक्शन ए के 15, तो वहाँ पे पूरे 15 करने ही करने हैं, कोई चॉइस नहीं है। बाकी जो 35 क्वेश्चन है, इनमें से 10 क्वेश्चन कोई भी छोड़ दो, जो आपको नहीं आते वो छोड़ दो, एज ए चॉइस छोड़ दो। उनमें से जो आते हैं 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, इतनी सी ये बात है। अब क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ 40 क्वेश्चंस करने हैं, तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत करा तो 1 नंबर, 5 नंबर तो गलत हो ही गए, 1 नंबर और कटेगा अलग से, यानी कि 6 नंबर टोटल कट जाएंगे अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ। एंड ये 45 क्वेश्चंस करने के लिए आप लोगों को कुल मिलाकर के 45 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। कितना टाइम अवेलेबल रहेगा आपके पास भाई, 45 मिनट्स अवेलेबल रहेगा। 45 मिनट के अंदर अंदर आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब वो क्वेश्चन किस टॉपिक पे रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या सिलेबस होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। तो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से, ठीक है। यूनिट नंबर 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो यूनिट नंबर 1 में CUET के लिए आपको मॉड्यूलो अर्थमेटिक पढ़नी है, ठीक है। क्या पढ़नी है जी, मॉड्यूलो अर्थमेटिक पढ़नी है। मॉड्यूलो अर्थमेटिक के बाद कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो पढ़ना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो पढ़ना है आपको। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो के बाद एलिगेशन पढ़ना है, ठीक है भाई। एलिगेशन आपको पढ़ना है। एलिगेशन के बाद बोट एंड स्ट्रीम आपको पढ़ना है, ठीक है। बोट स्ट्रीम आप पढ़ेंगे। बोट स्ट्रीम के बाद पाइप सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है जी, पाइप सिस्टम पढ़ना है। पाइप सिस्टम के बाद रेसिस गेम पढ़ना है, ठीक है। रेसिस और गेम पढ़ना है। ये तो 100% आपको करना ही करना है। साथ में न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी भी करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी ये 100% करना ही करना है। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने इस बार पार्टनरशिप नहीं पढ़ा, यस और नो, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? आप लोगों ने पार्टनरशिप नहीं पढ़ा, और पार्टनरशिप आपके सीनियर्स ने पढ़ा था, तो उनके CUET में था। आपके एग्जाम में होगा या नहीं होगा ये हमें देखना होगा, और हमें पता चलेगा कि NTA सिलेबस कब रिलीज करता है, उसके बाद कंफर्म होगा कि यह पार्टनरशिप आप लोगों को करना है या नहीं करना। तो डेट इज वाई मैंने पार्टनरशिप रेड कलर से लिखा है, ठीक है। रेड कलर मतलब डेंजर, डेंजर मतलब ये पढ़ना भी पड़ सकता है, नहीं भी पढ़ना पड़ सकता, डिपेंड करेगा NTA सिलेबस कब रिलीज करेगा, ठीक है। लेकिन ये ब्लैक वाले टॉपिक तो 100% करने ही करने हैं। इसके बाद में यूनिट नंबर 2 पे चलें भाई। अगर हम यूनिट नंबर 2 पे चलें, ठीक है, सेकंड इज यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 बेसिकली मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट है, ठीक है। क्या है जी, ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है। तो इसमें आपको जो जो चीजें नहीं पढ़नी मैं वो नोट कर रहा हूँ, ठीक है। रेड का मतलब डेंजर साइन, आइदर नहीं पढ़ना, और पढ़ना है तो NTA बताएगा। तो क्या क्या नहीं करना, ERT नहीं करना, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं करनी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं करनी है, 101% प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं करनी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बाद में क्रैमर रूल नहीं करना। आप लोगों ने क्रैमर रूल करा है ना, इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज होता है, तो वो क्रैमर रूल नहीं करना। क्रैमर रूल के बाद में इनपुट आउटपुट मॉडल, जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं था, लेकिन आपके सीनियर्स ने ये वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो ये वाला मॉडल भी आपको नहीं करना, ठीक है। इनपुट आउटपुट मॉडल, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से कुल मिलाकर के ये 4 चीजें हैं जो आपको नहीं पढ़नी है। बाकी कंप्लीट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की तैयारी आप लोगों को करनी है। और ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजें भी आप लोगों को नहीं करनी। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जितना भी रेड कलर है वो हमें 100% NTA बताएगा बाद में, लेकिन अभी के लिए आप तैयारी करना चालू कर चुके हैं तो इन टॉपिक को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। बाद में अगर NTA बोलेगा कि इनमें से कुछ पढ़ना है तो आप अलग से तैयारी कर लेना उसकी, ठीक है, ओके। इसके बाद में आगे बढ़े तो यूनिट नंबर 3, ठीक है भाई। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 जो है वो कैलकुलस है, ठीक है। यूनिट नंबर 3 क्या है, कैलकुलस है। तो भाई बात ऐसी है
इसमें आप लोगों को सबसे पहले लॉगरिदम डिफरेंशिएशन नहीं करना, ठीक है। लॉग डिफरेंशिएशन आप लोगों को नहीं करना है। लॉग डिफरेंशिएशन का मतलब है अगर आपको y का वैल्यू fx, ठीक है, fx की पावर में gx करके दिया हुआ है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन करके दिया हुआ है, तो इसको लॉग डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन आपको नहीं करना। साथ में ही अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस आप लोगों ने रेट ऑफ चेंज स्टडी करा है, राइट। आप लोगों ने रेट ऑफ चेंज स्टडी करा है, तो ये वाला अभी के टाइम पर नहीं पढ़ना है। सीयूईटी 2023 का जब लेटेस्ट सिलेबस आएगा तब पता चलेगा, लेकिन अभी के टाइम पर इसको स्किप करना है। इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आप लोगों ने प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस, तो वो अभी के लिए आपको प्रिपेयर नहीं करना है सीयूईटी के लिए। इसके बाद में लास्ट नंबर पे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने ग्रोथ और डिके मॉडल पढ़ा है। ग्रोथ और डिके मॉडल अभी फिलहाल आपको सीयूईटी के लिए प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है, ग्रोथ एंड डिके मॉडल। तो फिलहाल अभी आप ये 4 टॉपिक कैलकुलस में डिलीट रखोगे, बाकी हर एक चीज आप पढ़ोगे। बेसिक इंटीग्रेशन हो गया, एरिया अंडर कर्व हो गया, कंप्लीट एकदम अच्छे से डेफिनेट हो गया, इनडेफिनेट हो गया, बेसिक लेवल का डिफरेंशिएशन हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम हो गई। हर एक चीज आप अच्छे से प्रिपेयर करो, लेकिन अभी फिलहाल ये वाले 4 चीजें छोड़ देना। ये करना है नहीं करना है पता चलेगा हमें एनटीए के लेटेस्ट सिलेबस में, और अभी एनटीए का लेटेस्ट सिलेबस नहीं आया है, जब आएगा मैं आपको लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन 4 टॉपिक को मत करना। इसके बाद आगे बढ़ें तो यूनिट नंबर 4 पे आती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या है, यूनिट नंबर 4 है, और यूनिट नंबर 4 क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। तो 100% प्रोबेबिलिटी के अंदर मेरे दोस्तों आप लोगों ने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया है। सीयूईटी ने 2022 में इनको अलग रखा था, आप लोगों को नहीं पढ़ना था। तो अभी के लिए फिलहाल आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को हटा देंगे, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन साथ में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, 100% नहीं है, एक्सपेक्टेड है। अभी से ही आप तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी से ही आप तैयारी करेंगे तो इन 2 टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी करना है नहीं करना है वो पता चलेगा एनटीए के लेटेस्ट सिलेबस में, अभी के लिए नहीं करना है, इतना कंफर्म है, ठीक है। बाकी सर क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस और एचडी करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस और एचडी करना है, इतना करो अभी के लिए, बाकी ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद में 5वें नंबर पे यूनिट नंबर 5 आती है, ठीक है, यूनिट नंबर 5 यानी कि इन्फ्रेंशियल स्टैट्स, ठीक है भाई, यूनिट नंबर 5 आती है इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। तो इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पोर्शन करना है, ठीक है, क्या करना है जी, थ्योरी पोर्शन करना है, ओनली ओनली थ्योरी पोर्शन करना है। साथ में अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो बेसिक लेवल का प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, बेसिक लेवल प्रैक्टिकल, ज़्यादा हाई फाई कैलकुलेशन वाला प्रैक्टिकल आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है, बेसिक लेवल का प्रैक्टिकल करना है। इन्फ्रेंशियल स्टैट से हाई फाई कैलकुलेशन सीयूटी एग्जाम में नहीं आएंगी। फर्दर हम आगे बढ़ें, यूनिट नंबर 6 पे बढ़ें, ठीक है, यूनिट नंबर 6 पे बढ़ें तो यूनिट नंबर 6 में आपने 100% टाइम सीरीज तो पढ़ाई है, ठीक है, आप लोगों ने मेरे दोस्तों टाइम सीरीज तो पढ़ाई है, लेकिन इसके साथ में आप लोगों ने मेरे भैया, आप लोगों ने इंडेक्स नंबर नहीं पढ़ा है। तो इंडेक्स नंबर आपके सीनियर्स ने पढ़ा था, तो वो सीयूटी एग्जाम में आया था, और आपके एग्जाम में आएगा नहीं आएगा ये डिपेंड करेगा, अगेन कह रहा हूँ, लेटेस्ट सिलेबस आने पर पता चलेगा, अभी नहीं कह सकते। फिलहाल के लिए इंडेक्स नंबर को मैंने रेड कलर से लिख दिया है, यानी कि करना पड़ भी सकता है और करना नहीं भी पड़ सकता, पता चलेगा लेटेस्ट सिलेबस पे, ठीक है। ठीक है भाई, देखो यार बुरा मत मानना, आपको ना एकदम सच्चाई बतानी चाहिए भाई, रियलिटी आपको बतानी चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पे ना बताऊं कि इंडेक्स नंबर, मैं मान लो यहाँ पे कह दूं इंडेक्स नंबर करना ही नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर तो करना था, सीयूईटी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे इंडेक्स नंबर के। तो अगर मैं आपको बोल दूं इंडेक्स नंबर नहीं करना, तो आप तो कहेंगे सर, अगले साल जाके कहेंगे सर आपने हमारे नंबर कम करवा दिए, क्योंकि आप लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड,
ये पूरा सिलेबस एक्सपेक्टेड है, जितना भी रेड कलर से लिखा हुआ है ये पढ़ना भी पढ़ सकता है और नहीं भी पढ़ना पड़ सकता, डिपेंड करेगा एनटीए के लेटेस्ट सिलेबस के रिलीज पर। ठीक है, बुरा मत मानना आप। ओके, इसके बाद में यूनिट नंबर 7 फाइनेंशियल मैथ्स। ओके जी, यूनिट नंबर 7 इज फाइनेंशियल मैथ्स। फाइनेंशियल मैथ्स में आप लोगों ने सबसे पहले परपेचुटी पढ़ा, तो वो परपेचुटी आपको अभी भी प्रिपेयर करना है और आपको परपेचुटी पे हंसी आएगी। परपेचुटी पे सीयूईटी ने क्वेश्चन दिया था एट द एंड वाले का फॉर्मूला क्या होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी पी बराबर एट द एंड के केस पे फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन आई होता है या आर प्लस आर अपॉन आई होता है। खेल खत्म है, आर बाय आई होता है, ज्यादा सोचना है नहीं। ठीक है, इसके बाद में सिंकिंग फंड आपको करना है। ठीक है, इसके बाद में बहुत ही आसान टॉपिक पढ़ा है आपने, ईएमआई के दोनों मेथड, फ्लैट रेट मेथड, रिड्यूसिबल मेथड, दोनों मेथड करने हैं। इसके बाद में डेप्रीसिएशन का एक ही मेथड करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड, लीनियर मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोगों ने बॉन्ड्स नहीं पढ़ा, पढ़ना पड़ सकता है, डेट इज वाई रेड कलर में लिखा हुआ है। आप लोगों ने रिटर्न्स पढ़ी हैं, ठीक है ना, क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में रिटर्न्स आ रही हैं और CAGR भी आ रहा है, तो ये वाला CUET ने हटा दिया था। तो 100% डिपेंड करेगा कि एनटीए सिलेबस में क्या इंक्लूड करता है, क्या एक्सक्लूड करता है। अभी के लिए फिलहाल के लिए आप ये ऊपर के 4 टॉपिक प्रिपेयर कर लो। इन दोनों को नहीं करना होगा तो कट ही जाएंगे, प्रिपेयर करना होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट सिलेबस में पता चलेगा, अभी तो नहीं बता सकते। इसके बाद में यूनिट नंबर 8 लास्ट है। 8वें नंबर पे, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो इस वाले में कंप्लीट करना है, 100% कंप्लीट करना है। लेकिन आप लोगों को इस बार आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट पढ़ना है। भाई अप्लाइड मैथ्स में पढ़ना है ना आपको, आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट। तो मैंने इनको यहाँ पे रेड कलर से लिख दिया है, यानी कि ये CUET में पढ़ना भी पड़ सकता है और नहीं भी पढ़ना पड़ सकता, डिपेंड करेगा एनटीए के लेटेस्ट रिलीज पर। आप कहेंगे सर आपने मजाक बना रखा है पूरा वीडियो का। मेरे दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी के तमाम यूट्यूबर्स ने आपको सच्चाई नहीं बताई है, उन्होंने 100% बोल दिया वही आएगा, वो ऐसा नहीं है। ठीक है, डिपेंड करेगा एनटीए के लेटेस्ट रिलीज पर। तो जैसे ही रिलीज आएगा मैं 100% करेक्ट सिलेबस आप लोगों को बता दूंगा। टिल देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी ब्लैक पोर्शन से नोट हो रखा है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। जो रेड कलर में हमने नोट किया हुआ है ये पता चलेगा लेटेस्ट सिलेबस आने पर। ठीक है भाई, बुरा मत मानना यार, मैंने आपको सच्चाई बताने की कोशिश करी है, दिस इज द रियलिटी। जो ब्लैक पोर्शन में है वो 100% करना है, जो रेड पोर्शन में है वो करना पड़ भी सकता है और करना नहीं भी पड़ सकता। तो पता चलेगा कि एनटीए नया सिलेबस कब रिलीज करेगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि जो रेड वाले पोर्शन है आप लोगों को पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में अपने दोस्तों के साथ जिनके पास अप्लाइड मैथ्स है, या फिर जो बच्चे अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम देंगे उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो, उनको भी अवेयर कर दो। भैया सावधान हो जाइए, जब एनटीए का नया सिलेबस आएगा तभी पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। टिल देन करण सर की वीडियो देखो और जो ब्लैक कलर में नोट हो रखा है उसको बढ़िया तरीके से पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, अब मैं पूरा प्रॉपर साइड हो जाता हूँ इस तरफ, या पूरा वीडियो से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने फ़ोन में सेव कर लो। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में।